नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग को लेटर लिखा। यह लेटर चुनाव आयोग को राहुल को भेजे लेटर का जवाब है। दरअसल 12 जून को इलेक्शन कमीशन ने राहुल को लेटर लिखा था, जिसमें राहुल को विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। अब 13 दिन बाद राहुल तो इलेक्शन कमीशन से मिलने नहीं गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाबी खत भेज दिया गया, जिसमें पार्टी की मांग है कि उन्हें महाराष्ट्र चुनाव में वोटर्स लिस्ट की डिजिटल कॉपी दी जाए, साथ ही वोटिंग डे की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग उन्हें डेटा भेज देता है तो वह उसकी जांच पड़ताल करके ईसी से चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीनों में 8% वोट बढ़ गए थे। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े। बीएलओ ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर थी। मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या ये मिली भगत है? ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, यह वोटों की चोरी है। इसे छिपाना ही कबूलनामा है। इसलिए मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। तो होना ये चाहिए कि चुनाव आयोग को भी जो भी मांगे वो तुरंत उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इससे ही पारदर्शिता आएगी और आम जनता में भी इससे चुनाव आयोग पर विश्वास नजर आएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण आयोजित करने के निर्देश जारी किए। आयोग का कहना है कि इसका मकसद सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। कोई भी अपात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल न हो। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जा सके। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से 2 पत्र आए हैं, ये बिहार को लेकर है। एक घोषणा पत्र पर मुझे आपत्ति है, ये बहुत बुरा होगा। याद रखें कि यह एनआरसी से भी खतरनाक है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें बहुत गड़बड़ है। चुनाव आयोग ने इसे विशेष गहन संशोधन का नाम दिया है। बिहार भाजपा का राज्य है, वहाँ कोई विरोध नहीं करेगा। बीजेपी बंगाल को निशाना बना रही है और डरी हुई है। चुनाव आयोग इसे एक तरफा नहीं कर सकता। चुनाव आयोग यह नहीं कह सकता है कि नई मतदाता सूची बनाई जाएगी। हमें बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटे से तेज बारिश हो रही है। इससे अहमदाबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पूरी क्षेत्र के मणिनगर, वटवा, सीटीएम, हाटकेश्वर, निकोल, ओधव और विराटनगर सबसे समेत कई इलाके में पानी भर गया है। बारिश के पानी के बहाव में एक बाइक सवार ड्रेनेज लाइन में फंस गया। दमकल विभाग ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्रेनेज लाइन से 200 फीट दूर उसका शव बरामद किया। इस सीजन में अब तक शहर में 6.03 इंच बारिश हो चुकी है। सूरत में भी लगातार तीसरे दिन गुरुवार को बाढ़ के हालात हैं। गीतानगर इलाके में 3 से 4 फीट तक पानी डूबा हुआ है। यहाँ तबीयत बिगड़ने के बाद एक गर्भवती महिला को फायर ब्रिगेड टीम ने रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में पिछले 24 घंटों में जीवा नाला, शीलागढ़ घाटी, स्त्रो गैलरी, होरनगढ़, कांगड़ा और धर्मशाला के खनियारा में बादल फट गया। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके बैंक खाते, ओटीपी, केवाईसी या अन्य निजी जानकारी मांगता है तो उसे बिल्कुल ना दे। हर फोन के पहले 40 सेकंड तक सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज का वॉइस मैसेज सरकार ने बंद कर दिया है। सितंबर 2024 में साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूक फैलाने के लिए इसे शुरू किया गया था, लेकिन इमरजेंसी कॉलिंग के दौरान लोग इससे परेशान हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सितंबर 2024 में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे जागरूकता अभियान शुरुआत की थी। इसमें अमिताभ बच्चन की आवाज में एक 40 सेकंड लंबा मैसेज था। इसमें लोगों को फर्जी कॉल्स, अनजान लिंक्स और ओटीपी शेयर करने के खतरों से आगाह किया जा रहा था। शुरुआत में इस पहल की खूब तारीफ हुई, क्योंकि देश में हर दिन हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कॉलर ट्यून लोगों के लिए सिरदर्द बन गई थी। अब हालांकि साइबर क्राइम के बाद में भी कॉलर ट्यून के बाद में भी साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब देखना यह है कि साइबर ट्यून तो रुक गई, लेकिन अपराध कब तक रुकेंगे।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमनेई ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग जीत ली है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैं झूठे इजरायली सरकार पर जीत के लिए बधाई देता हूं। ईरान ने अपने हमलों से इजराइल को धराशाही कर दिया, कुचल दिया। खोमनेई ने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच खुली जंग में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दखल नहीं दिया तो इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अहम ठिकानों तक पहुंचा। अगर कोई हमला हुआ तो दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई को लेकर बवाल हो रहा है। गुरुवार को अही रेजिमेंट और यादव संगठन के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। कथावाचक पर मुकदमा और नेता गगन यादव को नजरबंद किए जाने का विरोध में नारेबाजी की गई। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत करा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी आगरा कानपुर हाईवे पर दादरपुर गाँव के पास जमा हो गए। यही वही गांव है जहां 22 जून को कथावाचक और उसके 2 साथियों की ब्राह्मणों ने पिटाई की थी। सूचना पाकर पुलिस दादरपुर गांव पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को समझाना चाहा तो नोकझोंक हो गई। तभी भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख 12 थानों की फोर्स बुलाई। इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों खदेड़ा। दावा है कि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिलकर राजस्थान सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था, जिसे विफल कर दिया गया। हिंदुस्तान में एकमात्र हमारी सरकार थी जिसे नहीं गिरा पाए। गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर में मीडिया से ये बड़ी बात कही। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सरकारें बदल दी लेकिन राजस्थान में नाकाम रहे। इन लोगों ने हमारी पार्टी के अंदर पैसे बांटे, इसके प्रूफ मेरे पास हैं। जिस प्रकार के हालात उन्होंने बनाए क्या है वह संविधान के अनुरूप है। आज यही लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदने के लिए कितना पैसा बांटा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 35 करोड़, कोई 50 करोड़ की बात कर रहा है। महाराष्ट्र के मामले में तो कोई सोच भी नहीं सकता। देश कहां जा रहा है, ऐसे लोकतंत्र कैसे बचेगा। गहलोत ने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य, हमारे बोलने से काम नहीं चलेगा। खाली हिंदू हिंदू की बात करके राजनीति करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। गहलोत ने कहा कि इमरजेंसी लगाई, कुछ गलतियां हुई, माफी मांग ली, कांग्रेस ने सजा मिल गई। हम लोगों को हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, हार गई। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। 2 साल में उनकी चली वापसी का कुछ तो कारण होगा। मैं खुद भी हार गया था 1977 में चुनाव। इटावा में कथावाचक से हुई मारपीट का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी हो रही। इसी बीच सपा मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तंज किया कि अगर ट्रम्प जी को पता चल जाए तो इटावा में ये क्या हुआ तो ट्रम्प न डांट दे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो कुंभ पर झूठ बोल सकती है, मरने वालों का आंकड़ा छुपा सकती है, शंकराचार्य झूठ बोल सकते हैं, पुलिस कैश पैसे बांट सकती है, इस प्रकार सरकार में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 साल से कथावाचक ने चोटी रखी थी। बीजेपी के लोग इस घटना में शामिल है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि इटावा की घटना ट्रंप को पता लगे तो उन्हें डांट पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जातीय संघर्ष पर बात करने वाले सीएम अब तक क्या सो रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान का इस्तेमाल करती है, लेकिन जैसे ही पार्टी सत्ता में आती है वो संविधान को नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि वो शपथ भी लेते हैं लेकिन उनके शपथ ग्रहण में संविधान के प्रति निष्ठा की कमी दिखती है। ये जो लोग सोशलिस्ट के खिलाफ हैं तो वही लोग सेक्युलरिज्म के भी खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सेक्युलर और सोशलिस्ट होने के लिए बड़ा दिल चाहिए। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।